क्या हाल है बालकों के? चलो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। तो ठीक है भाई, शांत हो जाओ। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क में एक क्लास हमारी हो चुकी है। नीट का एग्ज़ाम हमने पूरा का पूरा एनालाइज किया था। आज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से चैप्टर को एनालाइज करोगे आप। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री मैं पूरा का पूरा कराने वाला हूँ आज की क्लास में। और एनसीईआरटी स्पेशल मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी में से पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से ही पिक एंड ड्रॉप होने वाला है। ठीक है भाई, तो नीट के लिए होने वाला है। अगर 2025 के आप एस्पिरेंट हो तो आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा हेल्प होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। स्टेप नंबर 1 भी आ गया था समझ में, आपने जब नीट 2024 का पेपर पूरा का पूरा एनालाइज कराया था। इसके बाद स्टेप नंबर 2 मैं बता ही चुका हूँ। चैप्टर एनालाइज करने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मैं खुद कराऊंगा और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपको होमवर्क मिलेगा। इसी तरीके से आपको करना है, समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। होमवर्क से याद आया, जिन बच्चों ने नीट 2024 वाले पेपर एनालाइज की वीडियो देखी थी उनको एक होमवर्क दिया था मैंने 2020 तक का एनालाइज करने का। अगर आपने वो कर लिया है तो यूज़ बहुत आने वाला है। जो मैंने टेबल्स बनाई है सिर्फ आपको अपना डाटा उसमें इंसर्ट करना है, दैट्स इट। आपका आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। और स्टेप नंबर 3 रहेगा, अब आप जाके उस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक प्लानिंग आपके पास है, एक एनालाइज आपने जो जो किया है, डाटा आपके पास है, तो उसी तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा आपको कौन से वाले टॉपिक पे कितना ज़्यादा देर हमको देना चाहिए, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। तो ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने 3 आपको बना के दिखाए थे। एक बनाया था फिजिकल का, एक बनाया था इनऑर्गेनिक का, एक बनाया था ऑर्गेनिक का। तो आज मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। तो जो चार्ट मैंने नीट वाली वीडियो में बनाया था वही चार्ट आपकी स्क्रीन पे, यही चार्ट हमने बनाया था। हमने सिर्फ इतनी चीज़ देखी थी, कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको पता था कि ये टोटल 3 क्वेश्चन हैं जो मेरे सम बेसिक कंसेप्ट से पूछे गए हैं। लेकिन ये 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, अब मतलब हमको इसके अंदर जाके और डिटेल जूम इन करनी पड़ेगी सिचुएशन, इसके सब टॉपिक्स की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसमें से ढूंढना पड़ेगा कि ये 3 क्वेश्चन जो पूछे थे कौन से वाले टॉपिक्स में से पूछे थे। तो हमको सब टॉपिक की लिस्ट बनानी है। इतनी बात समझ में आ गई। कहाँ से बनानी है? एनसीईआरटी में से। किस तरीके से बनानी है? इस तरीके से बनानी है। देखो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, टॉपिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में से मैंने 1.1, 1.2 यूं का यूं उठा के लिख दिए, इसकी सब हेडिंग जितनी भी है। और मैंने पाया जो मेरे 3 क्वेश्चन आए थे 2024 में, वो 3 क्वेश्चन, एक आया था मेरा मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास वाले कंसेप्ट से, एक क्वेश्चन आया था मेरा परसेंटेज कंपोजिशन से, और एक क्वेश्चन आया था मेरा स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन से। तो इस तरीके से मेरे को आया था। तो यहाँ के स्टार्टिंग वाले टॉपिक्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी नीट 2024 ने। तो इस तरीके से आपने 2020 तक के कर लिए तो आप ये टेबल फिलिंग कर सकते हो। मैं भी कर सकता था, मैंने सारे एनालाइज पहले से ही कर रखे हैं, लेकिन कुछ काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ही स्मार्ट वर्क सीरीज़ आपके लिए है। अगर आप स्पून फीडिंग वाले स्टूडेंट हो, 300-400 नंबर ही लेने हैं, तो ये वीडियो छोड़ के यार चले जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली टेबल में अपनी में जाऊँ, फिजिकल केमिस्ट्री वाली में, तो देखोगे कि 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पार्ट ए से। तो ये 2 क्वेश्चन कौन से वाले टॉपिक से पूछे गए हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन तो आया था हमारा बोहर मॉडल और एक क्वेश्चन आया था हमारा क्वांटम अप्रोच से। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान थे, तो इन टॉपिक से पूछे गए थे। अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने सेम पैटर्न फॉलो करा है जो हमारा एनसीईआरटी में टॉपिक की लिस्ट होती है, सेम ही टॉपिक्स की लिस्ट मैंने इस तरीके से बनाई है। आप भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए भी बना सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस आना या फिर चैप्टर आना ज़रूरी नहीं है। और बात रही ये क्वेश्चन इसी टॉपिक से कैसे हमको पता चलेगा, तो सिंपल सी बात है, आपको जिस भी नीट, फॉर एग्जाम्पल आप नीट 2022 को एनालाइज कर रहे हो तो उसका सोल्यूशन आपको डाउनलोड करना है। सोल्यूशन आपको ईजिली गूगल पे मिल जाएगा। अगर आप सोल्यूशन डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर उसका जो सॉल्यूशन होगा वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे होंगे। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल की, फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला आप ढूंढ सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक में कौन से वाले पार्ट में है। जैसे कि यहाँ पे बोहर मॉडल में एनर्जी वाला फॉर्मूला था जो मेरा रिडबर्ग कांस्टेंट से आता है। ये वाला फॉर्मूला हमको 2.4 में मिलता है, तो सिंपली मैंने 2.4 के आगे अपना 2024 लिखा। 2024 में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो वो आया था
MS वाला क्वेश्चन, इनकी सिग्निफिकेंस आई थी कि N हमको क्या बताता है, L हमको क्या, और ये हमारे क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो क्वांटम अप्रोच से ये क्वेश्चन आया था, तो मैं यहाँ पे भी टेबल फिलिंग कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सारे के सारे कंसेप्ट सीखने ज़रूरी नहीं है। अगर आपको नहीं भी आता तो भी आप सिंपल उनके सॉल्यूशन देख के अप्रोच लगा सकते हो कि ये कौन से वाले टॉपिक में से क्वेश्चन मेरा आया होगा। देखो भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी हमने कर लिया। इसके बाद मैं बात करता हूँ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की। अगर मैंने देखा तो एप्लीकेशन 6.2 से ही हमारे 2 क्वेश्चन आए थे और स्पॉन्टेनिटी से 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बात करता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो यहाँ से देख रहे हो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया से 1 क्वेश्चन आया हमारे पास, और एप्लीकेशन पार्ट है जो जिसमें हम केसी और क्यूसी वाली बात करते हैं, उससे हमारे डायरेक्ट उठ के 2 क्वेश्चन आए हैं। जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन कौन से वाले पार्ट से पूछे गए हैं। तो हो सकता है जो मेरा मैक्सिमम वाला पार्ट है वो ऊपर नीचे वाले पार्ट को पहले ही इंक्लूड कर रहा हूँ। मेरी बात को समझ रहे हो? नीचे वाले पार्ट्स को तो ये क्या ही इंक्लूड करेगा, लेकिन जो इससे पहले आपने पढ़ लिया वो ये पार्ट्स पहले ही इंक्लूड कर रहा हो। ऐसे टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमको गाड़ी चलानी है। सिर्फ गाड़ी की थ्योरी पढ़ के काम नहीं बनेगा, उसको चला के देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर आपने पहले ही एनालाइज कर लिए, तो चैप्टर पढ़ने में आपको अलग ही मज़ा आने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आयनिक इक्विलिब्रियम की। हम बात कर चुके हैं 2024 में एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, तो आपका हो सकता है 2025 में नेक्स्ट ईयर आपका पीएच की कैलकुलेशन आपको करके रखनी है। थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि देखा गया है एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो अगले साल मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा पीएच की कैलकुलेशन से। मैक्सिमम पार्ट आपको कौन से करने, 7.9 करना, 7.10 और 7.12 आपको बफर जरूर करना है। इसके कम से कम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जब आपको लग जाए कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहा हूँ, सारे फॉर्मूलाज मैं समझ चुका हूँ, तो चीज़ें बेहतरीन होगी, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। और बात कर रहा हूँ नीट की, तो नीट में तो वैसे ही ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप होगा। कहाँ से? एनसीईआरटी से। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा आ जाएगा रेडॉक्स। रेडॉक्स से हमारे पास एक ही क्वेश्चन आया था। कहाँ से आया था? रेडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सिर्फ उसने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे नीट 2024 में कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं। ये पहले पेज में आपको मिल जाएगा। 8.2 हमारा रेडॉक्स के टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इस टॉपिक को ये मत देखना कि रेडॉक्स से तो एक ही क्वेश्चन आया। रेडॉक्स हमारा और भी चैप्टर्स में यूज होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही यहाँ से 2024 में क्वेश्चन नहीं आया, पर ये और टॉपिक्स में इन्वॉल्व होती है चीज़। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आना चाहिए, तो आपको ध्यान देनी है ये वाली चीज़ भी। नेक्स्ट की बात करूँगा, सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। क्लास 12 के टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आया हमारा सॉल्युबिलिटी से, जो कि हेनरी लो है। एक क्वेश्चन आया हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पे आया था। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। इसका एग्जांपल मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में भी दिया था। सॉल्यूशन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन सर यहाँ पे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपने 3 पार्ट्स में कैसे कहा? वो बात मैं कर रहा था जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तब आप इसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको इसको पढ़ना है। कि आप इन 3 टॉपिक को एक में भी कर सकते हो, इन 2 टॉपिक को एक में, और लास्ट के 2 टॉपिक को एक में। इस तरीके से आप 3 में डिवाइड कर सकते हो, 2 में भी कर सकते हो, जैसे आपको पसंद आए चीज़ वैसे, बट फायदेमंद होनी चाहिए। अगर आप किसी टीचर की बात सुनोगे तो वो तो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा जो कि उसके लिए सही है, वो हो सकता है आपके लिए सही ना हो। तो अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, सेल्फ स्टडी करो। स्मार्ट वर्क करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको बोल रहा कि ऐसा ही करो। 1-2 चैप्टर के लिए करके देखो, समझ में आ जाएगा, खुद ही अपना स्मार्ट वर्क आपका बन जाएगा। स्ट्रेटेजी खुद आपकी, अपने लिए जो स्ट्रेटेजी अच्छी होगी वो ही आपकी बनेगी। इस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हो तो ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं बता चुका हूँ रेडॉक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। 2 क्वेश्चन आए, दोनों ही क्वेश्चन कहाँ से आए? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से आए, इलेक्ट्रोलिसिस से आए। हमारे बहुत ही आसान। देखो अब पूरे चैप्टर में से भी कहीं और से भी क्वेश्चन ये दे सकते थे, लेकिन इसने फैराडे लॉ, बहुत ही आसान वाली टाइप, ये सबसे आसान वाली टाइप है। अगर मैं बात करता हूँ गैल्वेनिक सेल के अंदर
क्या आएगा हमारा, ई नोट सेल आएगा, ई सेल आएगा, नर्व्ड इक्वेशन आएगी। ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चिल्लाते रहते हैं यूट्यूब पे टीचर्स अपनी ऐप्स में कि ये वाला पार्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यार, एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो कभी भी कोई पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। पूरे चैप्टर को तो हमको पढ़ना ही है, बस हमको देखना है कि ठीक है इस वाले टॉपिक पे ज़्यादा टाइम लगाना है, इस वाले टॉपिक पे कम टाइम लगाना है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे ज़्यादा टाइम आपको इस वाले पे, कंडक्टेंस पे, मतलब आप यहाँ तक की लाइन लगा लो, इसके ऊपर जितने टॉपिक आए हैं इनको आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है। बट ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपका सिलेबस पूरा है तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको यहाँ पे लगाना है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर यहाँ वाले पार्ट से क्वेश्चन आएगा तो काफ़ी ज़्यादा ईजी आएगा। अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर रखी है, 3-4 बार शॉर्ट नोट्स में लिख रखा है अच्छे से, तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। लास्ट चैप्टर हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो यार, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, इतने सारे हमारे पास टॉपिक्स हैं, लेकिन इसने तीनों क्वेश्चन पूछे हैं 2024 में। किससे? टेम्परेचर अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी बात को समझ लो, अगर आपने 2020 तक के पेपर एनालाइज कर लिए हैं तो ये चार्ट आप फील करो, और इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक का भी बनाना है, इसी तरीके से आपको इनऑर्गेनिक का भी बनाना है। हम देखो यार, स्टेप्स की बात मैं कर रहा था, स्टेप्स में अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेप नंबर 1 हो गया है। अब स्टेप नंबर 2, अगर आप ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का भी इसी तरीके से कर लेते हो, देखो यार काम तो करना पड़ेगा। सर अभी तो पेपर हमने स्टार्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, टॉपिक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, तो इतना सारा काम पहले तो देखो यार, कोई बिल्डिंग तुमको बनानी होती है, उसका नींव होता है। उसका नींव अगर तुमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग दिया है, कौन सा रूम कहाँ पर है, कहाँ से मेरी सीढ़ियाँ जाएंगी, कहाँ मेरी लिफ्ट आएगी, पहले से नींव भरते हुए ही तुमने पहले से डिसाइडेड है सब कुछ। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर नींव हुई है तो आपकी बिल्डिंग स्ट्रांग बनेगी। तो जो ये प्लानिंग वाला पार्ट है, ये है स्मार्ट वर्क। अगर स्मार्ट वर्क आप पूरा का पूरा पहले से अपना डिज़ाइन कर लेते हो, प्लानिंग डिज़ाइन कर लेते हो, किस तरीके से मेरे को प्रिपरेशन करनी है, और इसका आंसर देगा आपका एनालाइज, जिस तरीके से पिछले साल के पेपर आए हैं, कौन से चैप्टर में से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कितना टाइम मेरे को किसको देना चाहिए। इसके बाद आप पढ़ाई, हो सकता है आपको पहले काम ज़्यादा करना पड़े, लेकिन आपका एक मैप बन गया, एक मैपिंग बन गई, तो उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए मैं इन 2 स्टेप्स पे आप एक बार काम कर लो, चैप्टर स्टार्ट तो इजीली हो जाएगा। देखो यहाँ तक की चीज़ें मैंने समझा दी है। इसके बाद मैं आपको एक चैप्टर पूरा का पूरा एनसीईआरटी में से किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसके शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए और किस तरीके से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो भी मैं इसके बाद लेके आ रहा हूँ। ये मेरे रहेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद। रुक रे, जाओगे किधर? जाके रिवाइज भी कर लिए।